हेलो दोस्तों, मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी पर। साथियों, आज की इस हिंदी की क्लास में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा होगी आपकी 23 अगस्त से, उसमें ये क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, मैं आपको बता दूं, ये क्लास रोज़ आती है। उसी श्रृंखला में आज यह तीसरी क्लास है और इसमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा यूपी पुलिस के लिए अंतिम प्रहार है। ठीक है साथियों, तो सभी साथी क्लास को अंत तक देखें और अगर कोई डाउट रह जाता है क्लास से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें उस डाउट को। और जिस भी क्वेश्चन का आप पहले से आंसर जानते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें। आप कमेंट बहुत कम करते हो और क्लास को अधिक से अधिक साथी शेयर करें। ठीक है, तो ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि स्क्रीन पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो ज़रूर कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 में यह पूछा गया है, ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा साथियों कौन सी भाषा है? पश्चिमी हिंदी है या फिर आपका पूर्वी हिंदी है या फिर बिहारी हिंदी है या फिर पहाड़ी हिंदी है? तो ब्रज भाषा की बात करें तो साथियों ब्रज भाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा है, मगही किस भाषा की बोली है? मतलब किस भाषा की मगही जो है वो बोली है? पश्चिमी हिंदी की है, पूर्वी हिंदी की है या फिर बिहारी की है या फिर राजस्थानी की है? तो मगही जो बोली होती है वो साथियों बिहारी की हो जाती है, यानी बिहारी भाषा की बोली हो जाती है मगही। साथियों हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही टेस्ट आप ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को स्क्रिप्ट ना करें और अंत तक देखें। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी से या फिर सौरसैनी अपभ्रंश से या फिर ब्राह्मचंड से या फिर आपका अर्धमागधी से? तो सौरसैनी अपभ्रंश से क्या हुई है? विकसित हुई है जो खड़ी बोली है, हिंदी खड़ी बोली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्संरचना की गई थी, मतलब पुनर्गठन किया गया था, वो कब किया गया था? 1953, 1954 या फिर 1956 या 1952? तो इसका करेक्ट आंसर 1956 हो जाएगा। 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 14 सितंबर 1949, ऑप्शन सी है 14 सितंबर 1950 और ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1947। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो 14 सितंबर 1949 हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। और इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पर है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, और लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है उसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें पूछा गया है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन कौन सा है? क्या जा है या अणा, दो अड़ा खाली है, या ज है या फिर स है या फिर ग है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अड़ा खाली क्या हो जाता है आपका? नासिक व्यंजन हो जाता है। अगला क्वेश्चन जिसमें ए और ए यानी छोटी ए और बड़ी ए वर्ण क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? ऑप्शन ए में है मूर्धन्य और ऑप्शन बी में है ओष्ठ और ऑप्शन सी में है कंठ तालव्य और ऑप्शन डी में है नासिक। तो इसका राइट आंसर है जो कंठ तालव्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन सा है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताओगे? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। आयोगवाह की बात करता है तो हिंदी में जो आयोगवाह होते हैं वो ऑप्शन नंबर सी 2 ही होते हैं, यानी छोटी अंग और बड़ी अंग हो जाता है।
अगला क्वेश्चन साथियों जिसमें पूछा गया है कौन सा अमानक वर्ण है। अमानक जो वर्ण है वो कौन सा हो जाता है, तो अमानक वर्ण साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी भा हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन साथियों हम जल्दी जल्दी इस वजह से कर रहे हैं ताकि रिवीजन हो सके। अब इतना समय नहीं है कि डिटेल में कराया जाए, रिवीजन के लिए आपको ये क्लासेस दी जा रही हैं, तो अधिक से अधिक साथी क्लास को शेयर करें, जितने भी क्लास को देखें साथी। क्वेश्चन नंबर 10 में यह पूछा गया है क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं, मतलब कौन सी किसकी ये ध्वनियाँ हैं, दक्षिणी भाषा की हैं या अरबी फारसी भाषा की हैं या संस्कृत की हैं या फिर अंग्रेजी की हैं। तो इसका राइट आंसर साथियों क फ ज ये सब कौन सी ध्वनियाँ हो जाती हैं, ये सब आपको अरबी और फारसी ध्वनियाँ हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आधिपतन होता है ना एक आधिपतन, वो कौन सी आधिपतन की वर्तनी है, क्या ए है, बी है या सी या फिर डी। तो इसका राइट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधपतन होता है, अधपतन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन साथियों जिसमें पूछा गया है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर सृष्टि की वर्तनी पूछी गई है, कौन सी शुद्ध हो जाती है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। आप लोग लास्ट में अपना स्कोर भी बताया करो कि जैसे 50 में से कितने सही हुए, और क्लास कैसी लगी कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताया करो। आप लोग कमेंट बहुत कम कर रहे हो, हालांकि क्लास अभी इस तरीके की मैंने कम ही अपलोड की हैं, तो लेकिन 3 दिन से ये डेली क्लासेस अपलोड हो रही है। आज थोड़ा लेट आई है ये क्लास क्योंकि आज संडे था, और संडे को आप भी जानते हो थोड़ा काम ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से। साथियों इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सृष्टि कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है जिसमें पूछा गया है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कृपा की जो शुद्ध वर्तनी होती है वो कौन सी होती है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कृपा ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन ए और सी और डी में बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 है जिसमें पूछा गया है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और तहसीलदारी की शुद्ध वर्तनी पूछी गई है। तहसील होता है सबसे पहले, तहे ये ए नहीं होगा और ना ही तही नहीं होगा, ऑप्शन बी और सी में से एक होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि स कौन सा बनाएं, ये वाला सा बनाएं या फिर ये वाला सा बनाएं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नीचे जो सा दिया गया है इस प्रकार का ही सा बनाया जाता है तहसीलदारी में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें पूछा गया है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अपकीर्ति की शुद्ध वर्तनी पूछी गई है, अपकीर्ति कौन सा हो जाता है, तो ऑप्शन ए दे रखा है जो कि बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी भी बिल्कुल गलत है और ऑप्शन डी भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपकीर्ति ऐसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें पूछा गया है त वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। साथियों त वर्ग का, अगर जैसे हम बात करते हैं त थ द ध, अगर त वर्ग के वर्णों की अगर आवृत्ति करते हैं यानी बोलते हैं हम, तो हमारी जो जीभ है वो दांतों से टच होती है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, दंत। दंत मतलब त वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, दंत होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है गायन का भंडार अथाह होता है। साथियों ये जो वाक्य है इसमें किसी अशुद्धि मतलब अशुद्ध है कोई, जिसे आपको शुद्ध करना है, कोई वर्ण है जो गलत है उसे शुद्ध करना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसके लिए इसका करेक्ट जो आंसर है वो गायन नहीं होता है साथियों, गायन का भंडार अथाह होता है, ऐसे नहीं, ज्ञान का भंडार जो है वो अथाह होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें पूछा गया है च वर्ग का उच्चारण स्थान। च वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाता है, तो च वर्ग का साथी उच्चारण स्थान जो है तालु हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें पूछा गया है दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। साथियों सच्चिदानंद काफी इंपोर्टेंट है, काफी इंपोर्टेंट, हर एक क्वेश्चन बहुत ही गहराई से लिया जा रहा है आपको आपके एग्जाम को देखते हुए। तो सच्चिदानंद की बहुत बार वर्तनी पूछी गई है और इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताओगे सच्चिदानंद, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। सच्चिदानंद की जो वर्तनी है वो कुछ इस प्रकार लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें पूछा गया है दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। सुसुप्ति की जो सही वर्तनी है वो कौन सी होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सो दूसरा जो स है वो ऐसा 67 कौन बनेगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
21 है जिसमें पूछा गया है निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। स्वर संधि साथियों किसमें हो जाएगी, रजनीश में हो जाएगी, तपोगुण में हो जाएगी, सदाचार में हो जाएगी या ऐतब में हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर स्वर संधि जो है रजनीश में हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप मुझे कमेंट करके बताओगे रजनीश में जो है स्वर संधि का कौन सी है, स्वर संधि में से भी कौन सी हो जाती है स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद पूछा है। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद, तो प्रतिधन उपकार हो जाता है, यानी प्रतिधन उपकार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा है गायक का सही संधि विच्छेद क्या होता है। गायक का सही संधि विच्छेद क्या होता है। गायक गै धन अक हो जाएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए गै धन अक हो जाएगा। गायक का क्या हो जाएगा, गै धन अक। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अभिषेक जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। अभिधन शेख हो जाएगा, अभिधन शेख। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भी। क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें पूछा गया है यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है संतोष का सही संधि विच्छेद है। संतोष का साथियों ये जो अंक की मात्रा होती है ऊपर ये आधा माह होता है, याद रखना आधा माह होता है। तो सम प्लस तोष हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन जिसमें उज्जवल का सही संधि विच्छेद पूछा गया है। ये तो ज होता है आधा, वो ज नहीं होता है वास्तव में, ये आधा त होता है। तो संतोष का जो सॉरी उज्जवल का जो सही संधि विच्छेद होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और एक और बात, कई बार बहुत इंपोर्टेंट है, उज्जवल इसी प्रकार लिखा जाता है। उज्जवल की वर्तनी बहुत ज्यादा बार पूछी गई है और इस बार भी 100% पूछी जा सकती है, ये मुझे लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। विश्वामित्र में की सही संधि विच्छेद पूछा है। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो विश्वधन अमित्र हो जाएगा, विश्वधन मित्र हो जाएगा, या विश्वधन मित्र हो जाएगा, या विश्वधन मित्र हो जाएगा। तो विश्वधन अमित्र हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। विश्वधन मित्र अमित्र हो जाएगा इसका राइट आंसर, विश्वधन अमित्र। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा है संगम का सही संधि विच्छेद है। तो जैसा कि मैंने अभी अभी बताया आपको कि ऊपर जो अंक की मात्रा लगी होती है ये वास्तव में अंक की मात्रा नहीं आधा माह होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा संगम का, सम प्लस गम। अगला क्वेश्चन साथियों जिसमें पूछा गया है स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है। स्वागतम में प्रयुक्त संधि का जो नाम है वो क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है राहुल ने तो आग में घी डालने का कार्य किया। साथियों यहाँ पर जो घी डालना, आग में घी डालना, इसका आशय क्या होता है। आग में घी डालना, आग में घी डालना इसका आशय क्या होता है, यज्ञ करना, खुशी मनाना, रोशनी करना या उत्तेजित करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तेजित करना। मतलब किसी भी चीज को उत्तेजित कर दिया, मतलब आग में घी डालने का कार्य कर दिया। क्वेश्चन नंबर 32 है उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। उत प्लस हार के योग से कौन सा बनेगा, उद्धार बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन पर्यावरण का सही संधि विच्छेद पूछा है, कौन सा हो जाएगा। परि प्लस आवरण हो जाएगा, या परिधि प्लस आवरण होगा, या परिधि प्लस आवरण होगा, या पर्या प्लस वर्ण हो जाएगा। तो साथियों मैं आपको बता दूं पर्यावरण का भी काफी इंपोर्टेंट है, और पर्यावरण की जो शुद्ध वर्तनी है वो परि प्लस आवरण हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें पूछा गया है पवन का सही संधि विच्छेद। बहुत बार पूछा गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। आप एक बार इसका क्या अच्छे से याद करोगे ताकि एग्जाम में जब भी आए तो उसे सॉल्व कर पाओ। तो पवन की जो सही संधि विच्छेद होता है वो पो धन अन हो जाता है, पो धन अन हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। पो पर जो मात्रा है ओ की वो सिंगल है, डबल नहीं रहेगी, इस बात का भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 है जिसमें पूछा गया यथार्थ में प्रयुक्त, यथार्थ में कौन सी संधि है ये पूछा गया है। तो यथार्थ में साथियों दीर्घ संधि हो जाती है, यथ प्लस अर्थ, तो यथार्थ हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, इन हो जाएगा। साथियों एक शब्द होता है इंसाफी, पहले आपको मूल शब्द निकालना है। किसी भी मूल शब्द के स्टार्टिंग में जो लगाए जाते हैं वो उपसर्ग होते हैं, और जो मूल शब्द के अंत में लगाए जाते हैं वो प्रत्यय होते हैं।
तो मूल शब्द एक इंसाफी होता है, उसमें अगर मैं वे लगा दूं तो वे इंसाफी हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक, अगर वर्णों से मिला पूछा होता तो क्या हो जाता? संधि बोलते हम उसे। लेकिन यहाँ पर पूछा है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जिसमें पूछा गया है समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का साथियों शाब्दिक अर्थ जो है वो संक्षिप्त हो जाता है, यानी किसी बड़ी बात को छोटे रूप में कहना, संक्षिप्त। और एक और चीज, समास का जो विलोम शब्द होता है वो व्यास होता है। ये भी कई बार पूछा गया है, व्यास होता है, इस बात का याद रखना। अगला क्वेश्चन साथियों जिसमें पूछा गया है निम्न में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? साथियों यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से एक क्या है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। जो अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है वो आपको बताना है कमेंट करके, जल्दी से बताओ कमेंट करके। बाय द वे इसका राइट आंसर प्रतिदिन हो जाएगा। प्रतिदिन में क्या है अव्ययी भाव समास होता है। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध भी होता है, वह कौन सा समास होता है, या फिर वह उसे कौन सा समास कहते हैं? तो साथियों जहां पर विशेषण और विशेष्य की बात की जाए और उत्तर पद प्रधान हो और विशेष और विशेषण की बात की जाए तो वहां पर कौन सा है? कर्मधारय समास हो जाता है, जैसे नीला घोड़ा, इस तरीके से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी में साथियों कौन सा समास है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाता है। अगला क्वेश्चन जिसमें कन्यादान में कौन सा समास है यह पूछा गया है। कन्यादान में कौन सा समास है? बहुरी समास है, द्विगु समास है, या कर्मधारय समास है, या तत्पुरुष समास है? कन्या का दान बोले तो तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है साग पात में कौन सा समास है? द्विगु समास है या द्वंद्व समास है? साथियों यहाँ पर दोनों ही पद प्रधान हो जाते हैं और बीच में ये योजक चिन्ह होता है, वहां पर हमेशा क्या होता है? द्वंद्व समास होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन जिसमें नील कमल में कौन सा समास पूछा है, मतलब नील कमल में साथियों कौन सा समास हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कमल कैसा है? नील है, तो इसका राइट आंसर कर्मधारय समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 चतुर्भुज में कौन सा समास होता है? साथियों चतुर्भुज जहां पर कोई भी पद प्रधान ना हो और किसी तीसरे व्यक्ति विशेष के बारे में बात हो रही हो तो वहां पर कौन सा होता है? वहां पर हो जाता है साथियों आपका बहुव्रीहि समास, जैसे लंबोदर हो गया, गजानन हो गया, या फिर आपका दशानन हो गया, या फिर चक्रपाणी हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों इस आपका चतुर्भुज में, यानी चार भुजाओं वाला कौन हो जाता है साथियों? चार भुजाओं वाला भगवान विष्णु हो जाता है। तो इस प्रकार राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है निम्न में कौन यौगिक शब्द है? निम्न में कौन यौगिक शब्द है? साथियों दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ शब्द यौगिक शब्द कहलाता है, जैसे विद्याधनालय, तो विद्यालय ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है प्रयोग की नजर से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द कहलाते हैं, मतलब बहुत छोटा अंतर व्यक्त करने वाले शब्द कौन से होते हैं? तो समानार्थक हो जाते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बहुत ही स्पीड में करा रहा हूं मैं इस वजह से, ताकि कम समय में आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों तक पहुंच सकें। अगला क्वेश्चन साथियों जिसमें पूछा गया है यौगिक शब्द कौन सा है? तो दिन हो गया, दिन आपका नहीं होगा, और जलस भी नहीं होगा। पाठ धनशाला, पाठ करने के लिए शाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? पाठशाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 है जिसमें पूछा गया है विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी जो है साथियों किस प्रकार का शब्द है? तद्भव है, संकर है, या तत्सम है, या फिर आपका देशज है? तो तत्सम हो जाता है, ये विभावरी जो है तत्सम शब्द होता है। लास्ट क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पर है जिसमें पूछा गया है योग रूढ़ शब्द कौन सा होता है? गुड़ सवार होता है, या फिर नाक होता है, या पीला होता है, या लंबोदर होता है? साथियों क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर क्या रहा ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। क्लास को साथियों अधिक से अधिक शेयर करना।